नाज़रीन आदाब, ETV उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खास बात। मैं हूं सैयद अहमद जीलानी। पहले नजर सुर्खियों पर। मुश्तबा दहशतगर्द यासीन भटकल और असद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। दिल्ली पुलिस ने जामा मस्जिद धमाकों का बनाया मुलजिम। दिल्ली में जल्द ही हो सकता है मैरिज रजिस्ट्रेशन का लुज़ूम। फैसला बोर्ड और मुताबिक में इख्तिलाफ राय। और कर्नाटक वक्फ बोर्ड में जारी रसाकशी खत्म। डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ इत्तेफाक राय से चेयरमैन मुंतखब। सितंबर 2010 जामा मस्जिद दहशतगर्दाना हमला मामले में दिल्ली पुलिस ने इंडियन मुजाहिदीन के मुबैयन अबानी यासीन भटकल और उसके साथी असदुल्ला अख्तर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। वाज़ेह है कि इस वाक़े में 2 ताइवानी शहरी जख्मी हो गए थे। पुलिस के खुसूसी सेल ने इंडियन मुजाहिदीन के मुबैना दहशतगर्द यासीन भटकल और उसके साथी असदुल्ला अख्तर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। दिल्ली पुलिस ने अपनी कतई रिपोर्ट में इंडियन मुजाहिदीन के मुबैना दहशतगर्दों के खिलाफ IPC की दफा 307, 120B और प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज के तहत मुकदमा दर्ज किए हैं। दिल्ली पुलिस के खुसूसी सेल ने चार्जशीट में कहा है कि पाकिस्तानी तंजीम की जानिब से यासीन भटकल को 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स के शुरू होने से कबल दिल्ली में दहशतगर्दाना हमला करने की हिदायत दी गई थी, जिसका मकसद बैरूनी ममालिक के शहरियों को खौफजदा करते हुए इन्हें कॉमनवेल्थ गेम से दूर रखना और बैनुल-अक़वामी सतह पर हिंदुस्तान को एक कमजोर मुल्क साबित करते हुए इसकी छवि खराब करना था। चार्जशीट में कहा गया है कि पहले गैर मुल्कियों को निशाना बनाते हुए दिल्ली के पहाड़गंज में वाक़ जर्मन बेकरी पर दहशतगर्दाना हमले करने का मंसूबा बनाया गया था, लेकिन बाद में मंसूबा तब्दील करते हुए यासीन भटकल ने 19 सितंबर 2010 को दिल्ली की जामा मस्जिद के गेट नंबर 3 पर 2 गैर मुल्की सयाहों पर फायरिंग कर दी थी। फायरिंग के बाद प्रेशर कुकर में नस्ब करदा IED को धमाके से उड़ाया गया। वाज़ेह के भटकल और उसके साथी असदुल्ला अख्तर को NIA ने गुज़िश्ता साल 28 अगस्त को हिंद नेपाल सरहद से गिरफ्तार किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। दिल्ली में लाजमी शादी रजिस्ट्रेशन के मामले पर मिली तंजीमों में इख्तिलाफ राय पाया जाता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने लाजमी शादी रजिस्ट्रेशन की शदीद मुखालफत की है, तो मशावरत के सदर डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान ने हुकूमत के इस कदम का खैर मकदम किया है। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हुकूमत को शादियों के रजिस्ट्रेशन को लाजमी करने का हुक्म दिया था, जिसके बाद दिल्ली की साबिक वज़ीर आला शीला दीक्षित ने 2012 में इस सिमत में कदम उठाते हुए एक मसवदा तैयार किया था। ताहम मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं समेत कई कांग्रेसी लीडरान की मुखालफत के बाद ये मामला सिलेक्ट कमेटी के हवाले कर दिया गया था, लेकिन हुकूमत की तब्दीली के बाद ये कमेटी रिपोर्ट पेश किए बगैर ही खत्म हो गई, जिसके बाद अब दोबारा से दिल्ली में इस एक्ट को लाने की तैयारी शुरू हो गई है। देखिए, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड शादी के रजिस्ट्रेशन का मुखालिफ नहीं है, अलबत्ता वो शादी के रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी बनाए जाने का मुखालिफ है। वो उसे इख्तियारी चाहता है कि वो इख्तियारी हो, इसलिए कि उससे बहुत सारे मसाइल खड़े होते हैं। नंबर 2, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का मौक़िफ़ ये है कि मुसलमानों में शादी रजिस्ट्रेशन का इंदराज पहले से जारी है। उनके निकाह खां, उनके अइम्मा मसाजिद, उनकी तंजीमें शादी का इंदराज करती हैं, तो मुसलमानों के यहाँ जो इंदराज होता है उसको मैरिज रजिस्ट्रेशन तस्लीम कर लिया जाए और मुसलमानों के जो निकाह खां शादी पढ़ाते हैं उनको रजिस्ट्रार का दर्जा दे दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को कोई एतराज नहीं है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को सीरियस ऑब्जेक्शन है इस सिलसिले में। इसको हमको इस्लाम और इस्लाम खतरे में है इस तरह की बात नहीं बनाना चाहिए, बल्कि इस तरह से देखना चाहिए कि ये एक माशरे में एक कमजोर जो सिंफ है, यानी औरतों को जो इस वक्त हमारे यहाँ हुकूक नहीं मिल रहे हैं, मसला जब पेश होता है तो कहते हैं शादी नहीं हुई है, इस तरह की चीजें, या महर क्या थी मालूम ही नहीं है। तो जब ये चीजें इस तरह की लिखी हुई रहेंगी तो कोई इनकार नहीं कर सकेगा कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। इसलिए मैं इसकी यानी वेलकम करता हूँ और मैं समझता हूँ कि हमको इसको इस्लाम और इस्लाम खतरे वाली बात नहीं करनी चाहिए। मुशावरत के साथ डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान ने जाती तौर पर हुकूमत के कदम का खैर मकदम किया है, जबकि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का कहना है कि एक्ट में शादी रजिस्ट्रेशन को लाजमी करार देने से मसाइल पैदा होंगे। शादी को इस बुनियाद पर कि रजिस्टर्ड नहीं है उसको इनवैलिड करार दिया गया या उस पर जुर्माना आयद किया गया, तो इससे कई मसाइल खड़े होंगे। दिल्ली लाजमी रजिस्ट्रेशन एक्ट 2014 के नाम से मौसूम इस कानून में शादी करने वालों में से एक के हिंदुस्तानी होने और दिल्ली में शादी करने पर रजिस्ट्रेशन 60 दिनों के अंदर करना जरूरी है और मुकर्ररा मुद्दत में रजिस्ट्रेशन न कराने पर 1000 रुपए का जुर्माना होगा। तमाम शादी के लिए 21 साल की उम्र मर्द के लिए और लड़की के लिए 18 साल की उम्र रखी गई है। ETV न्यूज, नई दिल्ली।
ऑल इंडिया मिली मशावरत के सदर डॉक्टर जफर इस्लाम ने शादी रजिस्ट्रेशन एक्ट के मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौक़िफ़ पर नुक्ताचीनी की है। ताहम इन्होंने ये भी वाज़ेह कर दिया कि ये इनकी ज़ाती राय है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का है, इसलिए मुशावरत ऐसे मामलात में दखल अंदाजी नहीं करती है, इसलिए कि एक चीज मुतय्यन हो चुकी है। लेकिन मैं ज़ाती तौर से इस मसले का जवाब देना चाहता हूँ, और वो ये है कि शादी का रजिस्ट्रेशन या इस तरह के दूसरे मामलात जिससे कि मुख्तलिफ पार्टियों के हुकूक का तयन होता है और उसकी हिफाजत होती है, वो अपनी जगह खुद मतलूब है। अलबत्ता उसकी शक्ल क्या हो उसके बारे में हमें गौर करना चाहिए। और ये बात मेरे लिए अफसोस की बात है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दावे तो बहुत करता है लेकिन काम बहुत ही कम करता है। ये बड़े अफसोस की बात है। ऐसे मसाइल में जब वो कहते हैं कि हमारा ये हमारी फील्ड है, इसमें आप लोग दखलंदाजी न कीजिए, तो उनको आकर के इसको हल करना चाहिए था। और उसकी एक शक्ल ये हो सकती है कि हमारे जो काजी अभी मौजूद हैं उनको ये हक दे दिया जाए, लेकिन ये उसी वक्त होगा जबकि हम जाकर के हुकूमत से इस तरह का मुतालबा करेंगे या लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुतालबा करेंगे, तब ये हो सकता है। इसी तरह से जो शरीयत एक्ट यहाँ पर अंग्रेजों ने नाफिज किया था 1937 में, उसके तहत जो है, जो आज भी लागू है, उसके तहत जो है ये बात उसमें लिखी हुई है कि हर इलाके का जो भी हुकूमत है या गवर्नर है वो काजी अपॉइंट कर सकता है, जो कि हुकूमत का काजी होगा, और वो सारे जो पर्सनल लॉ से मुतल्लिक मामलात हैं उसको देखेगा, उसमें फैसले करेगा। लेकिन हमारे लोग खामोश हैं। ये एक चीज मिली हुई है हमको, लेकिन इस पर अमल सिर्फ बाद जगहों पर जैसे कि तमिलनाडु वगैरह में अमल होता है, अमूमन अमल नहीं होता, जबकि ये कानून है। हमको मुतालबा करना चाहिए कि शरीयत एक्ट के तहत जो काजी हुकूमत को मुतय्यन करने चाहिए वो करें, इसलिए कि फिर उनके पास अख्तियारात होंगे, अदालती अख्तियारात होंगे। इलेक्शन कमीशन से इजाजत मिलने के बावजूद आज़मीन हज के इंतखाब के लिए राजस्थान हज कमेटी की जानिब से ताहाल कुरानदाजी मुनक्किद नहीं की गई है। वाज़ेह के जारिया साल राजस्थान में 15,000 से ज्यादा अफराद ने हज के लिए दरख्वास्त दाखिल की है, जबकि कुरानदाजी के जरिए राजस्थान के 783 आज़मीन को मुक़द्दस सफर के लिए मुंतखब किया जाएगा। याद रहे कि जारिया साल राजस्थान के लिए जुमला 3,686 सीटें मुख्तस की गई हैं, जिनमें से 2,903 सीटें मुअम्मर अफराद और 3 साल से हज के लिए दरख्वास्त दाखिल करने वालों के लिए मुख्तस हैं। इस तरह कुरानदाजी के जरिए मबाकी 783 आज़मीन का इंतखाब अमल में आएगा। कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड के लिए आज नए चेयरमैन का इंतखाब अमल में आया है। बोर्ड के तमाम अरकान ने इत्तेफाक राय से डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ को नया चेयरमैन मुंतखब किया है। नवमुंतखब चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि वो कर्नाटक में औकाफी इमलाक की तरक्की के लिए 5 सेल तश्कील देंगे। कर्नाटक वक्फ बोर्ड को पूरे मुल्क में मिसाली वक्फ बोर्ड बनाने की कोशिश करेंगे। कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के ओहदे के लिए गुज़श्ता कई महीनों से जारी रस्साकशी पर अब पर्दा पड़ गया है। बेंगलुरु से ताल्लुक रखने वाले सनतकार और समाजी कारकुन डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ रियासती वक्फ बोर्ड के नए चेयरमैन मुंतखब हुए हैं। चेयरमैन के ओहदे से अब्दुल रियाज खान के इस्तीफे के बाद बोर्ड के अरकान ने मोहम्मद यूसुफ को अपना नया चेयरमैन चुना है। वक्फ बोर्ड के मरकजी दफ्तर में मुनक्कदा मीटिंग में अब्दुल रियाज खान समेत बोर्ड के तमाम 9 अरकान ने मोहम्मद यूसुफ को इत्तेफाक राय से चेयरमैन मुंतखब किया। हमारा में बहुत इत्तफाक है, कोई मसाइल नहीं, और मेरे साथ इतने काबिल दोस्त हैं जो अराकीन से, जो एक्स मिनिस्टर से, इनका साथ लेते हुए इंशाल्लाह ये वक्फ बोर्ड को, कर्नाटका स्टेट के वक्फ बोर्ड को एक मॉडल बनाएंगे। वक्फ बोर्ड अरकान का कहना है कि मुस्तकबिल में इख्तिलाफात से परहेज करने की कोशिश की जाएगी। बोर्ड के 9 मेंबर, जिसमें जनाब आर रियाज अहमद खान साहब भी मौजूद थे, और उनके खुद की मंजूरी के साथ आज डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ साहब को हमने सदर के हैसियत से चुना है। सब उनके साथ हैं और एक फुल फोर्स की तरह इंशाल्लाह हम वक्त के लिए काम करेंगे, और हम सब ने ये वादा किया है कि साथ मिलके वक्त के लिए सब एक साथ हो जाएंगे इंशाल्लाह। कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड के नवमुंतखब चेयरमैन के पास यूं तो तरक्याती कई मंसूबे हैं, अलग अलग सेल का कयाम और वक्फ बोर्ड के लिए 350 मुलाजमीन की तकर्री भी इनके मंसूबे में शामिल है। साथ ही इनका कहना है कि बोर्ड के जरिए आइमा और मौज़नीन को माहाना एजाज देने की स्कीम भी
जल्द नाफिज होगी। ETV न्यूज, बेंगलुरु। अनवारुल उलूम एजुकेशनल सोसाइटी के सेक्रेटरी महबूब आलम खान ने अनवारुल उलूम तालीमी इदारों के खिलाफ वक्फ बोर्ड की कार्रवाई को गलत ठहराया है। महबूब आलम खान का कहना है कि अनवारुल उलूम कॉलेज की इमलाक वक्फ इमलाक नहीं है बल्कि जाती मिल्कियत है जिसे रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के जरिए खरीदा गया है। महबूब आलम खान ने कहा कि वक्फ बोर्ड के खिलाफ पीर को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट से रुजू होंगे। अनवारुल कॉलेज का इल्जाम लगाया जाता है कि वक्फ प्रॉपर्टी है। हमारे हिसाब से वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है, यह खरीदी हुई जायदाद है जिसको रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के जरिए हमने 1947 में खरीदा है, ये एसोसिएशन ने खरीदा है। जिस वक्त इस बात 2001 में बताया गया कि वक्फ है, हमने लेटर लिखा कि इसका वक्फनामा, तो उसका जवाब नहीं दिया गया, वक्फनामा नहीं दिया गया। अनवारुल कॉलेज का हिस्सा यह है कि इसकी एक रजिस्टर्ड कमेटी है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर 52 ऑफ 1952 है, जिसके तहत ये कमेटी ये इदारे चलाती है। मुझे अफसोस है कि वक्फ बोर्ड जो भी कार्रवाई कर रही है वो वक्फ एक्ट के सेक्शन 29 को नजरअंदाज करके कर रही है। हमने खुद स्पेशल ऑफिसर के तकर्रुर को चैलेंज किया है। उम्मीद है कि अगले हफ्ते इसका फैसला हो जाए। अनखरीद खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। 16वीं लोकसभा के लिए मरहलावार तौर पर रायदही का सिलसिला जारी है। अब तक 5 मरहलों की रायदही मुकम्मल हो चुकी है। काबिल गौर बात यह है कि पिछले बार के मुकाबले इस बार चुनिंदा रियासतों में अक़लियती वोटिंग के फीसद में कमी देखी गई है। 16वीं लोकसभा के लिए अब तक 5 मरहलों में रायदही का अमल मुकम्मल हो चुका है। 5वें मरहले के तहत 12 रियासतों के 121 हलकों में रायदही मुनक़िद हुई थी। इस तरह ताहाल मुल्क के 232 लोकसभा हलकों में रायदही का अमल मुकम्मल हो चुका है। 5वें मरहले के तहत 12 रियासतों में हुई रायदही का जायजा लिया जाए तो मगरबी बंगाल को छोड़कर बाकी 11 रियासतों में रायदही की फीसद में 4.24% का इजाफा दर्ज हुआ है। सियासी तज्ज़िया निगारों का मानना है कि रायदही के फीसद में लगातार इजाफा मुल्क की सियासत को नई सिमत देगा। दूसरी जानिब मुल्क के अक़लियतों की बात करें तो पिछली बार के मुकाबले इस बार अक़लियतों की रायदही की फीसद में हल्की सी कमी दर्ज की गई है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र और कर्नाटक में अक़लियती तबके ने पिछली बार के मुकाबले इस बार वोट करने के मामले में कम दिलचस्पी दिखाई है। माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी की जानिब से एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट न देने की वजह से अक़लियती तबके में मायूसी छाई हुई है और उसका असर रायदही की फीसद पर भी पड़ा है। वहीं राजस्थान में कमोबेश यही सूरत हाल देखी गई। राजस्थान के टोंक, सवाईमाधोपुर से कांग्रेस के किसी मुकामी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट देने के बजाय कांग्रेस ने बैरूनी उम्मीदवार पर दावा खेला है। इसके अलावा बीजेपी ने बार बार वादा करने के बावजूद राजस्थान में अपने किसी भी मुस्लिम लीडर को टिकट नहीं दिया, जिसके चलते यहां के मुस्लिम वोटरों में मायूसी देखी गई। जबकि 5वें मरहले के तहत उत्तर प्रदेश के 11 और जम्मू कश्मीर की 1 लोकसभा सीट पर हुई रायदही में अक़लियतों ने पहले के मुकाबले ज्यादा जोश दिखाया। वादा है कि जम्मू कश्मीर के डोडा उधमपुर लोकसभा सीट से मरकजी वजीर गुलाम नबी आजाद पहली बार मुकाबला कर रहे हैं। 16वीं लोकसभा के लिए मजीद 4 मरहलों की रायदही बाकी है। इन 4 मरहलों में अक़लियतों की रायदही का फीसद बढ़ेगा या घटेगा, ये जानने के लिए मजीद चंद दिन इंतजार करना पड़ेगा। ETV न्यूज, जयपुर। जनूबी मुंबई मुल्क का हाई प्रोफाइल इंतखाबी हल्का माना जाता है, लेकिन यहाँ आबाद अक़लियतें मुख्तलिफ मसाइल से दो चार हैं। यहाँ के मौजूदा रुकन पार्लिमान व मरकजी वजीर मिलिंद देवरा फिर एक बार इसी हल्के से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि शिवसेना, MNS और आम आदमी पार्टी ने भी यहां से अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। कोलाबा, वर्ली, मुंबादेवी, शिवड़ी, बाइकला, भिंडी बाजार, मोहम्मद अली रोड और डोंगरी के वसी अरीज इलाकों पर मबनी मुंबई का जनूबी हल्का पार्लिमान काफी अहमियत का हामिल माना जाता है। यहाँ पर रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 15 लाख से ज्यादा है। पानी, जगह की किल्लत और पुरानी इमारतों की तज़ीन नौ व जदीदकारी यहाँ के अहम मसाइल हैं। जनूबी मुंबई हल्का पार्लिमान से जहाँ कांग्रेस ने एक बार फिर मिलिंद देवड़ा को मैदान में उतारा है, वहीं शिवसेना ने अरविंद सावंत, MNS ने बालानंद गांवकर और आम आदमी पार्टी ने बैंकर मीरा सान्याल जैसे लीडरों को मैदान में उतारा है। जबकि अवामी विकास पार्टी ने दलित और मुस्लिम वोटरों को नजर में रखते हुए शहजाद पठान को टिकट दिया है।
यहाँ पर दलित लीडर प्रकाश अम्बेडकर की पार्टी ने अवामी विकास पार्टी के उम्मीदवार की तायद का ऐलान किया है। एक बहुत बड़ा रीजन साउथ बॉम्बे में ये है कि यहाँ पे स्पेस का प्रॉब्लम है, जगह नहीं है, ठीक है। लेकिन अब तक ये हुआ है कि भाई आज हम लोग बिल्डर्स को जो FSI दे रहे हैं उसके बदले में हम क्या मांग रहे हैं कि भाई प्लेग्राउंड बना के दे दो। एक प्लेग्राउंड का स्पेस छोड़ा जाता है, बाद में कोई ना कोई उस पर कब्जा करने की कोशिश करता है। ये एक सिस्टम चलता रहा है, एक ट्रेंड चलता रहा है। कहाँ है ये प्लेग्राउंड जो अगर दिए गए हैं तो वेरा दिस फ्री स्पेसेस है कहाँ? लोगों को बदलना चाहिए। अब जो बम्बई आज बद से बदतर होते जा रही है, जो लोग क्राउड बढ़ते आ रहा है, पब्लिक बढ़ते आ रही है, उसकी पॉलिसी बनना चाहिए। तो बाहर से अभी आधार कार्ड है, आधार कार्ड की पॉलिसी कोई आपने इशू कर दिया नहीं, उसकी कोई पॉलिसी बनने रही है, तो उसमें काफी चीजें हैं ना सर। जनूबी मुंबई में मुस्लिम वोटर्स की बड़ी आबादी बादशाहगढ़ की हैसियत रखती है। बाइकला, भिंडी बाजार, डोंगरी, मोहम्मद अली रोड और मुंबा देवी में मुसलमानों की कसीर आबादी है, लेकिन यहाँ पर मुस्लिम इलाकों के मसाइल ज्यों के तो बरकरार हैं, जबकि यहाँ की 6 असेंबली सीटों में से 4 पर कांग्रेस का कब्जा है। इन इलाकों में मौजूद कांग्रेस के अवामी नुमाइंदे अक़लियती इलाकों के तमाम मसाइल को हल करने का दावा करते हैं, लेकिन हालात इसके बरक्स हैं। उन्होंने तो बहुत सारे काम उन्होंने किया है, तो इससे नहीं लगता कि कोई मुद्दा ऐसा है जिसको लेकर मुसलमानों में कोई नाराजगी हो। तो इस पे तो बहुत ज्यादा नहीं कुछ कह सकते, क्योंकि मुस्लिम्स को भरपूर काम दिया है सरकार ने। काम जो गली का मामला है, कचरे का मामला है, बिल्डिंग का मामला है, रोड का मामला है, सेहत का मामला है, यहाँ तक कि हमारे इलाके में एक बच्चों की पढ़ाई के लिए एक स्टडी सेंटर भी नहीं है, एक लाइब्रेरी नहीं है, एक गवर्नमेंट के जो स्कूल है उसकी भी हालत बहुत ही नाकारा हालत में है। वाज़ेह है कि जनूबी मुंबई हल्का पार्लियामान की सीट देवरा खानदान की विरासती सीट मानी जाती है। यहाँ से कांग्रेस लीडर मुरली देवरा 3 मरतबा और उनके फर्जंद मिलिंद देवरा 2 मरतबा लोकसभा के लिए मुंतखब हो चुके हैं, लेकिन इस बार यहाँ पर कांग्रेस, शिवसेना, MNS और आम आदमी पार्टी के दरमियान 4 रुखी मुकाबला होने का इम्कान है। ETV न्यूज, मुंबई। धुलिया मालेगांव पार्लिमानी हल्के के लिए 24 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इस पार्लिमानी हल्के से कांग्रेस के उम्मीदवार अमरीश भाई पटेल की इंतखाबी तशहीरी मुहिम में हिस्सा लेने के लिए मरकजी वजीर वज़रात शरद पवार ने मालेगांव के सताना तालुका में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। शरद पवार ने अपने खिताब में नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते हुए 2002 के गुजरात फसादात के हवाले से कहा कि जो शख्स 2000 से ज्यादा बेगुनाह लोगों को मौत की घाट उतारे जाने पर भी इजहार नदामत नहीं करता, ऐसे शख्स को मुल्क की बागडोर कैसे सौंपी जा सकती है। वोटरों में शऊर बेदार करने की गर्ज से कानपुर में रन फॉर वोट रैली हुई। इस रैली में जिला इंतजामिया समेत समाजी और तालीमी तंजीमों ने भी हिस्सा लिया। रैली में शामिल अफराद ने आवाम से अपने हक राय दही का इस्तेमाल करने की अपील की। एक वोट कीमती होता है, इसलिए सब के सब 100% वोट करें और हिंदुस्तान को कामयाब करें। अगर एक वोट भी हमारा जमहूरियत के लिए पड़ेगा तो ये मुल्क की सबसे अजीम और अच्छी खिदमत है। सियासी प्रेम नगर के सारे असातिज़ा पूरे कानपुर के वोटर से अपील करते हैं कि 30 तारीख को ज्यादा से ज्यादा तादाद में घरों से निकलकर बिलखुसूस औरतें घर से बाहर निकले और 100% वोट करें और मुल्क की जमहूरियत को कामयाब करें। हैदराबाद पार्लिमानी हल्के के मजलिसी उम्मीदवार व सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने शहर के नामपल्ली असेंबली हल्के में अपनी मुहिम चलाई। असदुद्दीन ओवैसी ने घर घर जाकर राय दहिंदों से मजलिस के हक में वोट का इस्तेमाल करने की अपील की। याद रहे कि इस बार मजलिस ने नामपल्ली असेंबली हल्के से GHMC के साबिक डिप्टी मेयर जाफर हुसैन मेहराज को उम्मीदवार बनाया है। असदुद्दीन ओवैसी के हमरा जाफर हुसैन मेहराज भी मौजूद थे। इस बीजेपी तेलुगु देशम इत्तेहाद से तेलुगु देशम से मुस्ताफी लीडर शहबाज खान भी असदुद्दीन ओवैसी की मुहिम में शामिल थे। नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारा पदयात्रा चल रही है और काफी बेहतरीन आवाम का स्पॉन्टेनियस रिस्पांस है और मुझे पूरी उम्मीद है कि नामपल्ली असेंबली हल्का से मजलिस के उम्मीदवार कामयाब होंगे। नामपल्ली की आवाम मजलिस के MLAs का काम, कॉर्पोरेटर्स काम से देख चुकी है और बहुत डेवलपमेंट काम हुए। पीने के पानी की किल्लत है, इंशाल्लाह पूरे हैदराबाद की है।
मगर यकीनन मैं आपको बता रहा हूं कि सिकंदराबाद पार्लियामेंट हलके से बीजेपी कामयाब नहीं होगी, नामपल्ली से भी बीजेपी तेलुगुदेशम का नुमाइंदा कामयाब नहीं होगा, और कहीं पर भी तेलंगाना आंध्र प्रदेश हो वहां पर मजलिस कामयाब होगी और बीजेपी तेलुगुदेशम को शिकस्त होगी। राहुल गांधी और सोनिया गांधी उत्तर प्रदेश के रायबरेली और अमेठी इंतखाबी हलकों से इंतखाब लड़ते हैं। कांग्रेस के इन दो बड़े लीडरों के इंतखाबी हलकों की क्या कुछ सूरत हाल है, इसका अंदाजा मालेगांव के 29,000 से ज्यादा पावरलूम मजदूरों की जिंदगी से लगाया जा सकता है, जो रोजगार के लिए अपना देश छोड़कर मालेगांव में काम करते हैं। पेश खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के अमेठी और रायबरेली के 30,000 से ज्यादा वोटर रोजगार की खातिर मालेगांव मुंतकिल हो चुके हैं। यहाँ ये लोग कई बरसों से काम कर रहे हैं। आरजी तौर पर मुकीम इन लोगों को रूखी सूखी जो भी मिलती है इसी पर गुजर बसर करते हैं। रोजगार और दो पैसे की आस में ये लोग हर परेशानी का सामना करने पर मजबूर हैं। साल में 1 या 2 मरतबा ये लोग अपने आबाई वतन जाते हैं। इन्हें अपना वतन क्यों छोड़ना पड़ा, सुनिए खुद इनकी जुबानी। किया ऐसा नहीं है मतलब, लेकिन वहाँ सवाल है कि हर आदमी को तो मतलब दे नहीं सकते नौकरी, तो अपना मतलब जो गरीब तबका के लोग हैं मतलब जो तो लूम चलाते अपना यहाँ से मतलब कुछ बेचते, जब कुछ विकास हुई जब कुछ लगी है तो फिर मतलब अपना प्रदेश छोड़ दिए जो है। आपको खुद की ख्वाहिश है कि वहीं पे आप रह के काम करेंगे, अरे वहाँ अवसर मिल जाता है? हाँ, ख्वाहिश तो मतलब जो है हर आदमी के है, हर मजदूर के है, मतलब जो है कोई सुखन तो अपने माँ बाप या अपना घर द्वार छोड़ता नहीं है, मतलब जो है 4 पैसे कमाने के लिए तो मतलब छोड़ता है जो उन्हें। अब अगर वहाँ विकास हो, हर चीज हो जाएगा, ये सब लग जाएंगे मतलब जो है तो खुद ब खुद यहाँ से चले जाएंगे। जिला अमेठी है और जायज के रहने वाले हैं और तहसील किलोई है। तो आप यहाँ कहाँ रह रहे हैं? कौन से महाराष्ट्र में कहाँ रहते हैं? महाराष्ट्र में मालेगांव में रहते हैं, बिस्ती में लूम चलाई से। कितने साल से? 25-30 साल। हम जय अमेठी जय रायबरेली। वहाँ पे काम नहीं है, यहाँ कहाँ रह रहे हैं? यहाँ वहाँ काम नहीं है, मैं यहाँ रहता हूँ। मैं रायबरेली जिला का रहने वाला हूँ और राहुल गांधी का क्षेत्र, और यहाँ मालेगांव में कम से कम 35 साल हो गया होगा, 40 साल हो चुके यहाँ काम कर रहे हैं, लूम चला रहे हैं। और वहाँ ज्यादा खेती बाड़ी है नहीं, क्या करें, कौन सा काम करना, इसलिए भागना पड़ता है। मालेगांव में 4 लाख से ज्यादा पावरलूम चलते हैं। इनमें एक बड़ी तादाद उत्तर प्रदेश और बिहार जैसी पसमानदा रियासतों से ताल्लुक रखने वाले अफराद की है। इस बार ये पार्लिमानी इंतखाबात में इन लोगों की मांग है कि इन्हें अपने मकामी शहरों में रोजगार के जराये फराहम किए जाए ताकि वो सुकून से अपने रिश्तेदारों के साथ रह सकें। ईटीवी न्यूज मालेगांव। खास बात में फिलहाल इतना ही। आदाब। ईटीवी उर्दू पर